जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा जो डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस रहने वाला है ना, वो रहेगा डे 12। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था। मतलब देखिए, अगर हम आज की वीडियो में बात करें ना, तो 14 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और सोशो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ा था उसमें इसमें जो हम एमसीक्यू कवर करेंगे ना, वो किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो ब्रिटिश के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी और मालवाड़ी सिस्टम लाया गया था उस पर, फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे डिस्कस करेंगे और इसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे, यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी की क्या इम्पैक्ट पड़े थे हमारे एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे और इंडस्ट्री पे। इस पे हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। इसमें जो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा ना, जिसमें हमने इंक्लूड रखा है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एनटीपीसी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस का, यानी कि जो हर एक स्टेट का होता है। तो इसमें हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा रहने वाला है डे 12। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वो टॉपिक देखने को मिल जाएगा जिसके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अब जो आपकी एमसीक्यू वीडियो जो शाम को अपलोड होती थी ना, वो अब आपको शाम को 9:30 देखने को नहीं मिलेगी। इसकी टाइमिंग चेंज होकर अब कितनी हो गई है, सुबह आपको 6:30 देखने को मिलेगा। तो आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ना चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज देखने को मिल जाएंगी, स्पेशली अगर आप पीवाईक्यू की बात करोगे तो ये आपको प्रॉपरली सीरीज में ही देखने को मिलेगी। जैसे अभी हमने क्या किया था, एशियंट कंप्लीट कर लिया था। एशियंट के बाद अभी हमारा चल रहा है मॉडर्न चल रहा है, क्योंकि मिडिवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न और एशियंट। जैसे ही हमारी एशियंट और मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा, तब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी जियोग्राफी। जियोग्राफी खत्म होने के बाद हम अपनी स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। वैसे पॉलिटी की पीवाईक्यू ना आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू की वीडियो सीरीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हम पॉलिटी और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। मेन फोकस है 2025 का प्रीलिम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, पहला जो टॉपिक है, मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो इस तरीके से डिवाइडेड रहेगा। तो पहला जो टॉपिक है ना, इसका जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो कहाँ से देखने को मिलेगा, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड मालवाड़ी सिस्टम पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि 1793 में बंगाल का जो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नविल्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन डी था लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, लॉर्ड कॉर्नविल्स। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें ना, जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में, लॉर्ड कॉर्नविल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जिसमें जो लैंड रेवेन्यू है ना, उसको क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था, किसके साथ, जमींदारी के साथ। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट हु वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड। मतलब अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि के मालिक के रूप में किससे मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए किसान यानी कि पीसेंट, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी कि जो ब्रिटिश के अधिकारी थे, और ऑप्शन डी था विलेज पंचायत। इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि जमींदार। तो जमींदार की बात करें ना, तो उनको क्या बना दिया गया था, एक लैंड ऑनर्स बना दिया गया था, यानी कि भूमि का मालिक बना दिया गया था। और इनका मेन काम क्या था कि जो भी लैंड टैक्स कलेक्ट है ना, लैंड रेवेन्यू, उसको क्या करना था, कलेक्ट करना था किससे, पीसेंट यानी कि किसान से, और पे करना था एक फिक्स अमाउंट किसको, ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ब्रिटिश ऑफिसर इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम। यानी कि
ब्रिटिशर्स का ऐसा कौन सा अधिकारी था जिनके द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन बी था थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नविल्स, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो की बात करें ना तो इनके द्वारा ही क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में और बॉम्बे में। तो इनकी जो प्रेसिडेंसीज थी ना बाय थॉमस मुनरो, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किनके ऊपर? जो पीसेंट्स थे ना, यानी कि किसान, उनके ऊपर। तो इसमें क्या था, उनको डायरेक्ट पे करना था, जो भी टैक्स होते थे ना रेवेन्यू, वो क्या करना था, डायरेक्ट पे करना होता था। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। और यहाँ से आपको ना एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था। अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछता ना एक्सप्लेन रैयतवाड़ी सिस्टम, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो पीसेंट को क्या करना था, डायरेक्ट पेड जो भी रेवेन्यू है ना वो डायरेक्ट पे करना था। किसको? ब्रिटिशर्स को। वो रैयतवाड़ी सिस्टम था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा। कब किया गया था? तो 1820 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फीचर ऑफ मालवाड़ी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मालवाड़ी प्रणाली की एक विशेषता थी? जैसे पहला ऑप्शन कहता है रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल पीसेंट्स, यानी कि राजस्व व्यक्तिगत किसानों से एकत्र, यानी कि कलेक्ट किया जाने वाला एक टैक्स, यानी कि जो भी उनका रेवेन्यू है। दूसरा कहा जाता है कि रेवेन्यू वाज सेटल्ड विद द एंटायर विलेज, यानी कि महल। राजस्व का जो निपटान है, निपटान पूरे गांव के साथ किया जाता था, यानी कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शंस होते थे। तीसरा कहता है जमींदार वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शंस, यानी कि जो जमींदार होते थे वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या होते थे? जिम्मेदार होते थे। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि लैंड रेवेन्यू रेट्स वेयर फिक्स्ड परमानेंटली, यानी कि जो जमीन कर था ना, यानी कि जो भूमि कर था, उसकी जो प्राइस थे, उसकी जो दरें थी, रेट थी, वो क्या कर दी गई थी? फिक्स कर दी गई थी। तो इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किसके रिगार्डिंग में? मालवाड़ी सिस्टम में। तो देखिए, अगर आपने महलवाड़ी, अगर आपने सो होगा तो मतलब महलवाड़ी का मतलब क्या होता है? पूरा गांव, पूरा गांव। तो यहीं से अपना क्वेश्चन से भी आंसर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। अगर हम महलवाड़ी सिस्टम की बात करें ना तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे? जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है ना, यानी कि जो स्टेट थे, राज्य थे, वहाँ पे किया गया था। कब? तो 1822 में। तो जिसमें क्या था ना, जिसको क्या बना दिया था? गांव को एक कॉमन कम्युनिटी बना दिया गया था, जिसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए? जो भी रेवेन्यू पेमेंट होते थे ना उसके लिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस मद्रास एंड बॉम्बे, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास। मद्रास आज के टाइम पे कहाँ है? चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। और बॉम्बे, बॉम्बे मीन्स मुंबई, अगर हम करंट नाम की बात करें तो। ठीक है, तो कौन सा लैंड रेवेन्यू इन दो जगहों पे इम्प्लीमेंट किया गया था? ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन सी महलवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर आपको रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करिए तो डायरेक्ट था, महलवाड़ी गांव के लिए था। तो जब ये गांव की बात होता है तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि चेन्नई और बम्बई हमारे केस में आता है, अर्बन एरिया में आता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने, सॉरी, तो हाँ मतलब जो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। अगर हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कहाँ किया था? मद्रास में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, और जो बेरार है ना वहाँ पे भी आपको देखने को, बरार नॉट बेरार इस बरार, बरार में देखने को मिलेगा। और किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। तो जहाँ पे पीसेंट के ऊपर ना क्या किया गया था? डायरेक्ट जो डायरेक्टली जो पेड होते थे ना, यानी कि जो भी रेवेन्यू होते थे वो पे करना होता था। किसको? ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट पे करना होता था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन
बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसका, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए यहाँ पे इस हेडिंग से भी आपको क्वेश्चन निकल जाएगा और यहाँ से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना वो किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा गया इन प्रीवियस ईयर में। तो अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये किस में पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, हु प्रोपोनेंट प्रोपोनाउंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब क्या है कि जो संपत्ति है ना, धन संपत्ति, वो बाहर की तरफ जाना, तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन आपको सीधा सीधी बी देखने को मिल जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इनके द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया था जो हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस की जा रही थी ना ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उन्होंने अपनी बुक यानी कि प्रॉपर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इनमें इनमें उन्होंने लिखा था इसके बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर फैक्टर फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग दादा भाई नौरोजी के अनुसार बात करें तो ऐसा कौन सा मेन कारण था जिसके वजह से हमारा जो संपत्ति है वो बाहर की साइड जा रहा था। तो जैसे ऑप्शन ए था इंडियन एक्सपोर्ट्स एक्सक्रीडिंग इम्पोर्ट्स, मतलब कि जो भारत की निर्यात और आयात था ना, यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्या था, इम्पोर्ट बढ़ गया था, पहला रीज़न। दूसरा स्टेटमेंट क्या, दूसरा जो ऑप्शन है एक्सक्लूसिव टैक्सेशंस ऑन इंडिया, यानी कि भारत के ऊपर अधिक मात्रा में क्या लगाया गया था, टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन सी कहता है ट्रांसफर ऑफ सैलरीज पेंशंस एंड प्रॉफिट टू ब्रिटेन, यानी कि जो भी पेंशंस है यानी कि जो वेतन है, वेजेस यानी कि जो सैलरीज हैं और जो मुनाफा है वो ब्रिटेन पे क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, यानी कि इंडिया से अब वो ट्रांसफर किसके पास हो गया था, ब्रिटेन के पास हो गया था। चौथा स्टेट, तो चौथा जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था किस पे, इंडियन इंडस्ट्रीज पे। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऐसा मेन फैक्टर था जिसकी वजह से हमारी जो वेल्थ है यानी कि जो धन संपत्ति है उसका ड्रेन हो रहा था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी सैलरीज थी, पेंशन थे और जो प्रॉफिट थे वो किसके पास ट्रांसफर हो रहे थे, ब्रिटेन के पास ट्रांसफर हो रहे थे। तो इसी वजह से जो हमारी जो कंट्री थी उसकी जो इकोनॉमी थी वो क्या होती जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2016 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड दादा भाई नौरोजी फर्स्ट प्रेजेंट द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब इसका मतलब क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निकास सिद्धांत किस ईयर में प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था। ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1873, ऑप्शन डी 1893। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं किस में, तो 1867 में। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पहले प्रेजेंटेड किया गया था ना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कब किया गया था, 1867 में, जिनमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने हमारी वेल्थ का एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम क्वेश्चन, मतलब यही वाला जो क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी 2018 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इफेक्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धन के निष्कासन का प्रभाव था। तो देखिए इससे यही चीज क्वेश्चन अभी हमने थोड़े से पहले डिस्कस करा था, बस क्या था जो व्यूज था, मतलब सेम क्वेश्चन, देखिए मीनिंग कॉन्सेप्ट वही है, बस वर्ड्स चेंजेस नजर आ जाएंगे आपको। कि आपको बताने कि ऐसा कौन सा मेन कारण था यानी कि इफेक्ट था
कि जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा धन के निकासन का प्रभाव था? तो ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडियन पीसेंट यानी कि भारतीय किसानों की समृद्धि, ऑप्शन सी इकोनॉमिक सेटिगेशंस एंड पॉवर्टी यानी कि आर्थिक स्थिरता और गरीबी, ऑप्शन डी डिक्रीज इन ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया यानी कि भारत से ब्रिटिश आयात में कमी। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि इकोनॉमिक सेटिनेशंस एंड पॉवर्टी, आर्थिक स्थिरता और गरीबी। अगर हम ड्यू टू वेल्थ ड्रेन की बात करें ना, तो जिसकी वजह से भारत में गरीब और जो इंडस्ट्रीज है के रूप में क्या था, औद्योगिक रूप से पिछड़ा रह गया था, जिससे क्या था, आर्थिक स्थिरता आई थी। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच बुक ऑफ दादा भाई नौरोजी एलोबरेटेड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, मतलब क्या है, दादा भाई नौरोजी ने की किस पुस्तक में धन निकास सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला था? ऑप्शन ए है इंडिया डिवाइडेंट, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी इंडियन इकोनॉमी एंड ब्रिटिश रूल। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा ना, अभी हमने यही चीज क्या किया था, पीछे के क्वेश्चंस में डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी एग्जाम का अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप उसका एक बार एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सीधा सीधी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें ना, तो उन्होंने जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ना, वो किस में, अपनी जो बुक्स थी किसके रिगार्डिंग में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो किस में उन्होंने मेंशन करी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने क्या करा था, पब्लिश करा था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को, सॉरी, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो किस पे बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डाला था। जैसे अगर हम फर्स्ट को मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें और इस टॉपिक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, तो अब ऐसी बात है, कॉमन सी बात है कि अगर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देख लीजिए। इस टॉपिक की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम सीरीज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेन इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, और क्वेश्चन कब पूछा है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर मुख्य प्रभाव क्या पड़ा था? ऑप्शन ए इंक्रीज इन फूड गेन प्रोडक्शंस, क्या हमारी कंट्री में जो फूड ग्रेन है, अनाज है, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो नहीं। ऑप्शन बी देखिए, शिफ्ट टू कैश क्रॉप लाइक इंडिगो और अफीम, तो क्या हमारी कंट्री के अंदर में जो एग्रीकल्चर था वो शिफ्ट हो चुका था किस पे, जो फूड ग्रेन्स था ना, फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन से शिफ्ट हो गया था किस पे, कैश क्रॉप। तो देखिए कैश क्रॉप में हमारा शुगर कैन भी आता है, शुगर कैन भी आता है कैश क्रॉप में, ठीक है। तो जो हमारे फूड ग्रेन से जो प्रोडक्शन था वो शिफ्ट हो गया था कहाँ पे, कैश क्रॉप लाइक इंडिगो और अफीम। ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज, तो क्या ब्रिटिश के आने से जो उन्होंने जो पॉलिसी लेके आई थी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या उस पे उसके वजह से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पे इरिगेशन फैसिलिटीज पे इम्प्रूवमेंट आई थी? तो जी नहीं। प्रोटेक्शन टू इंडियन फार्मर्स, क्या हमारी कंट्री के फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिली थी? तो बिल्कुल नहीं। ये तो आप कॉमन सेंस से भी आप पता कर सकते थे। तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली इसका क्या निकल के आता है, ऑप्शन बी निकल के आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी ना, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया था कि वो फूड ग्रेन्स की जगह पे वो कौन से क्रॉप्स को ग्रो करे, कैश क्रॉप्स को वो क्या करे, ग्रो करे, लाइक इंडिगो, अफीम, जूट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स होते हैं। आपने क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कैश क्रॉप क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर्स क्या होते हैं, फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको इजिली पढ़ा होगा। तो
जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, फोर्स किया था हमारे फार्मर्स को, कहाँ से, वो फूड ग्रेन से शिफ्ट हो जाए कहाँ पे, कैश क्रॉप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था ना, इसके अंदर में मेन ऐसा क्या कारण था कि जो हमारी कंट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। ऑप्शन ए, रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब, और रैपिड मतलब होता है तेजी से। तो क्या हमारी कंट्री में तेजी से शहरीकरण हुआ था। ऑप्शन बी कहता है हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश गुड, यानी कि जो भी अंग्रेजी जो यानी कि जो ब्रिटिश वस्तु होते थे उनकी इम्पोर्ट पे काफ़ी हैवी ड्यूटीज टैक्स लगाई जाती थी। ऑप्शन सी, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यू टू मशीन्स मेन गुड्स, यानी कि हमारी कंट्री की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन कर गई थी, किसके वजह से, मशीन से बने हुए वस्तुओं की वजह से। चौथा ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ इंडियन मिडिल क्लासेस, हमारी कंट्री की जो मिडिल वर्ग है यानी कि जो मध्य वर्ग है उनका डेवलप हुआ था, यानी कि उनका ग्रोथ हुआ था। देखिए बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर है। हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेन कारण है वो क्या था, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, ना ऑप्शन ए, ना ऑप्शन बी, ना ऑप्शन डी। देखिए अगर हम रैपिड अर्बनाइजेशन की बात करें ना, तो वो इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे, रूरल एरिया में रहा करते थे। देखिए हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात करें ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अगर उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे बात करें ना, तो जो ब्रिटिश प्रोडक्ट होते थे ना हमारी कंट्री में, वो काफ़ी सस्ते मिलते थे क्योंकि वो मशीन से बने हुए होते थे, तो उस पर किसी भी तरीके से कोई भी हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं होती थी। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें ना, तो जी नहीं, हमारी मिडिल क्लास फैमिली की ग्रोथ नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो ख़राब हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी ना, उन्होंने सबसे पहले जो इम्पैक्ट डाला था, मतलब जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि वो अपने मशीन से बने हुए गुड्स को क्या कर सके, उसकी जगह पे रिप्लेस कर सके। क्यों, क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें ना, तो वहाँ पे हमारी कंट्री के हाथ के बने हुए जो वस्तु होते थे, जस्ट लाइक अगर हम कपड़े की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड होती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने क्या किया था, डिक्लाइन किया था, ख़त्म किया था, और रिप्लेस किया था खुद की कंट्री में बने हुए यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मशीन से बनाए हुए गुड्स से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा उद्योग है, मतलब इंडस्ट्री है जिसके द्वारा जो कि क्या है, ब्रिटिशर्स पॉलिसी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, सफर्ड, यानी कि उनको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्या है, अधिक नुकसान हुआ था। ऑप्शन ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी बैंकिंग सेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स कर गई थी, और ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उन पर क्या है, हैवी इम्पोर्ट यानी कि इम्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैंडलूम्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या है, जो भी हमारे हैंडलूम्स सब थे ना उसको क्या कर दिया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2016 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा परिणाम है जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का देखने को नहीं मिलता, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम नहीं था। ऑप्शन ए रूरल इनडेबिटनेस, यानी कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता, इसका मतलब होता है कि जो रूरल लोग हैं ना, ग्रामीण गांव के जो पीपल्स थे, कर्ज के अंदर में डूबते चले जाना। ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग का विकास। ऑप्शन सी फेमेमाइंस, यानी कि अकाल। और ऑप्शन डी डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर आप इसका दे सकते थे। अब जैसे देखिए ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया था। क्या
ब्रिटिश जब आई थी हमारी कंट्री में, तो क्या हमारी कंट्री के इंडस्ट्री को का ग्रोथ हुआ था? जी नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जैसे उन्होंने हमारी कंट्री के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे ना, उसको उन्होंने टोटली क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। या हम हैंडलूम की बात करते हैं, तो क्या हमारी कंट्री में हाँ, अकाल तो आया था, ये भी सही है। क्या हमारी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन कर गए थे? बिल्कुल कर गए थे, अभी मैंने बताया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन कह रहा है नॉट, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या देखने को मिलेगा? आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आपने सही से एनालाइज किया होगा ना, तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप कॉमन सेंस के बेसिस पे आप दे सकते थे। तो यूपीएससी या आप किसी भी पीवाईक्यू की एग्जाम की पीवाईक्यू की बात कर लो ना, तो इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल रहा है कि आप कॉमन सेंस के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए भी हमारा जो मेन फोकस है वो 2025 में जितने भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सबको फोकस करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के पी वाई क्यूज़ क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल्स को सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।